गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, मतलब कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसका व्याख्या जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, उसका आंसर जो है मैं आपको बतला रहा था। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो था 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें एक पार्ट 1 और पार्ट 2 था, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से। आज हम सभी बात करेंगे उसी चैप्टर का और पेज नंबर 204, यानी कि एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 204 है क्लास 10th के फिजिक्स में, पेज नंबर 204 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 205 पेज नंबर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। और यह आपका लास्ट वीडियो होगा प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड, और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मानव नेत्र को बतलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 204 का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त में नहीं लाया जाता है, किसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका आंसर क्या है, मिट्टी। यानी कि मिट्टी जो होगा उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं किस चीज बनाने में, लेंस बनाने में। अब सवाल क्यों, यहाँ पर जो ऑप्शन था जल था, कांच था, प्लास्टिक था, मिट्टी था, इसमें मिट्टी को क्यों छाटा गया, क्योंकि मिट्टी जो होगा वह ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। यानी कि अब सवाल होगा कि हर वह चीज जो होगा पारदर्शी होगा, क्या लेंस हो जाएगा, तो नहीं। तो ड्यू टू ऑप्शन के कारण जो है हम यहाँ पर आंसर जो है उसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जो है हम यहाँ पर आंसर जो है मिट्टी पर क्लिक किए, क्योंकि मिट्टी के द्वारा कभी भी लेंस नहीं बन सकता, क्योंकि लेंस जो होता है पारदर्शी पदार्थ होता है और मिट्टी जो है वह पारदर्शी पदार्थ नहीं है। मतलब मिट्टी से प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होंगे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, अब इसमें जो है कि 3 तरह की बातें पूछी जा रही है। बिंब का सीधा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, बड़ा भी है, और जो है कि वह नहीं, 2 क्वेश्चन है मात्र इसमें। एक जो है आभासी है, आभासी को ही सीधा कहा जाता है, 3 रूप में लिखा है, आभासी, सीधा और बिंब। आभासी जो भी प्रतिबिंब होते हैं वे सीधे होते हैं, यानी कि सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाए। तो आपको एक बात याद रखना होगा कि अवतल दर्पण में एक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब सीधा बनेगा तो बड़ा तो होगा ही, परंतु वह एक ही स्थिति है, वह स्थिति क्या होगा, तो ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी कि इसके बीच में जो भी वस्तु को आप रखिएगा दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो उसका इमेज जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसे, तो आप देखिए भाई, फिगर में आपको समझा देता हूं। पोल, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। यदि आप ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब बनने का जो कंडीशन है, पहली किरण जो जाएगी दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण को सी से लिया जाता है और सी से जाने वाली किरणें सी से ही होकर लौट जाती है। अब देखिए कि दोनों किरणें जो है कभी भी आगे बढ़ने पर आपस में नहीं कटेगी, तो इसको डॉट डॉट से जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ पर बनेगा, जहां पर कटेगा वहां पर इसका इमेज बनेगा। तो देखिए वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, सीधा भी बना, है ना, और
इसको आभासी इसलिए कहा गया क्योंकि यह प्रतिबिंब डॉट डॉट से बना। जहां पर डॉट डॉट लाइन आ जाएगा वहां पर आप आभासी या फिर काल्पनिक बोल सकते हैं, और जब भी आभासी और काल्पनिक होगा तो वह प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज जो होना चाहिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि कोई वस्तु है, बिंब है, उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक होना चाहिए, यानी कि उल्टा होना चाहिए, और समान साइज का होना चाहिए, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी होना चाहिए। तो उस वस्तु को, उस बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे, तो आंसर जो होगा वह आपको बी होगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, है ना। ये पेज नंबर आपको 205 में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु को आप फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा, बराबर उसका लेंथ होगा, साइज होगा। कैसे, तो जैसे मान लिया जाए उत्तल लेंस है, बीच में प्रकाशीय केंद्र होता है, दो इसके फोकस होंगे, एफ है, एक मान लिया जाए कि एफ डैश है, एक 2f है और एक आपको 2f डैश होगा। अब मान लिया जाए कि वस्तु को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर अगर हम रखें तो इसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। कैसे, पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद किस पॉइंट से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी। दूसरी किरण को कहां से लेंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेंगे, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें जो होती है विचलित नहीं होती है, और इसका इमेज जो होगा यहां पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर काटा, यानी कि 2f पर काटा, तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है। दर्पण अथवा लेंस संभवतः है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। और गोलीय लेंस मतलब अवतल भी हो सकते हैं, उत्तल भी हो सकते हैं, और इनकी फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि वह कौन सा लेंस होगा या फिर दर्पण होगा। ऑप्शन जो होगा दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर जो होगा ए होगा, दोनों अवतल, यानी कि दोनों अवतल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, निगेटिव है, माइनस में है, यानी कि जहां पर फोकस दूरी माइनस में आएगा आपको आंसर जो होगा वह अवतल में हो जाएगा। क्यों, आपको ट्रिक भी बतलाया गया था कि अनुरूप याद रखिएगा, ए से अवतल, एन से निगेटिव, यू से उत्तल, पी से पॉजिटिव, यानी कि जहां भी अवतल की हम बात करेंगे वहां पर आपका आंसर जो होगा वह निगेटिव में आना चाहिए फोकस दूरी का। यानी फोकस दूरी जब माइनस में दिया हुआ है तो आंसर केवल और केवल क्या होगा, अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। 5वां ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े, यानी कि कोई दर्पण है, कोई शीशा है और उससे आप कहीं भी खड़ा रहे, आगे पीछे कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। मतलब जो आपका प्रतिबिंब जो है वह हमेशा सीधा बनता है। इस परिस्थिति में संभवतः दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। अब देखिए यहाँ पर हमेशा सीधा बनता है, तो हमेशा सीधा में 2 आंसर हो जाएगा। एक समतल भी होगा, समतल दर्पण जो होता है घर में, इसमें भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और एक उत्तल दर्पण होता है जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, उसमें भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल भी आंसर होना चाहिए और उत्तल भी होना चाहिए। अगर इसमें बोल देता कि हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है तब समतल होता, हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा होता है
तब उत्तल होता है, लेकिन केवल बोला है सीधा, तो केवल सीधा जो है किसी भी स्थिति में सीधा जो प्रतिबिंब जो है समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। यानी आंसर आपका दोनों होना चाहिए, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि इस आंसर को यह सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, किसी शब्दकोश को आप पढ़ने के लिए यूज करते हैं डिक्शनरी को, और उसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं। डिक्शनरी में बहुत छोटा छोटा अक्षर होता है। उसको पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, माने किस लेंस का उपयोग आप करेंगे? तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि यह जो है कॉन्सेप्ट दृष्टि दोष से रिलेटेड भी है। दृष्टि दोष से रिलेटेड इसलिए बोल रहे हैं, मानव नेत्र में आपको दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। 4 प्रकार के दृष्टि दोष बताए जाएंगे आपको, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक अबिंदुता। तो होता है क्या कि निकट दृष्टि दोष के लिए जो है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष कब समझेंगे कि दूर की वस्तुएं हमें ठीक ठीक दिखाई दे रही है, परंतु जब नजदीक की वस्तुएं ठीक ठीक नहीं दिखाई देगी, सही से नहीं दिखाई देगी, तो उसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। और दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस होता है। तो इसके बारे में जो है विशेष जानकारी मैं आपको जब मानव नेत्र पढ़ाऊंगा तो उस समय दे दूंगा, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वह क्वेश्चन नंबर 6 का आज तक आंसर हम लोग दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर जो होगा यहाँ पर सी होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, इसको ज्यादा मैं पसंद करूंगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और उत्तल लेंस है ना। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों है ऑप्शन में, तो कहने का मतलब कि आपको छांट लेना है पहले कि अवतल लेंस वाला आंसर होगा ही नहीं किसी भी परिस्थिति में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स जब तीसरा चैप्टर बताऊंगा तो वहां पर समझा दूंगा। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। अब सवाल है कि उत्तल लेंस का 2 ऑप्शन है, एक है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और एक है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्यों यूज किए, 50 का यूज क्यों नहीं किए, क्वेश्चन ये है। तो देखिए P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता में हमने समझाया था कि लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी को उल्टा व्युत्क्रम, यानी फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा। तो 5 से ज्यादा है 50, यानी 50 सेंटीमीटर रखेंगे तो इसकी क्षमता घट जाएगी, तो ज्यादा कैपेसिटी ज्यादा ताकत वाला लेंस होगा, तो ज्यादा हमें जो है कि बेनिफिट होगा हमारे लिए, इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब बात करते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव जो है टोटल समाप्त हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। 7 क्या कहता है, पेज नंबर 205 का क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अच्छा बात, आप सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं अवतल दर्पण की सहायता से, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बनाइए। अभी तुरंत मैंने आपको बतलाया कि सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब आप वस्तु को कहां पर रखिएगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, मतलब जो बिंब जो है वह दर्पण से दूरी का रेंज उसका क्या होना चाहिए। आपके सामने एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने P होगा, F होगा और C होगा। अब इसकी फोकस दूरी दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए, मतलब इसका प्रतिबिंब का बनने का जो डायग्राम है उसको खींचना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करना होगा, वस्तु को दर्पण और
ध्रुव के बीच में रखना होगा। पहली किरण दर्पण से टकराएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण को कहाँ से लेना है, सी से, वक्रता केंद्र से। जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में रिटर्न होता है, क्योंकि लंब होता है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण पर लंब होती है, इसलिए जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। अब नेक्स्ट की आगे की ओर बढ़ा। अब ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो डॉट से जब दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं जाकर ये एक दूसरे को काटेगा। काटने पर पता चला इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका इमेज बना। अब देखिए ध्यान से, मान लिया कि ए और बी इसका नाम दे दिए, बी से ए काटा, बी डैश, ए से बच गया ए डैश। अब ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बना, अब सारे का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या आंसर देना है हमको, कह रहा है सबसे पहले कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, यानी कि जो बिंब है, वस्तु है, वह दर्पण से दूरी का इसका परिसर क्या है, रेंज क्या है। तो यहाँ पर हम रखें, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। और क्या है इसमें, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति कहने का मतलब कि काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो हमने बताया कि जहां पर डॉट डॉट वर्ड आएगा, डॉट डॉट लाइन आ जाएगा, वहां पर आपको क्या लिखना है, काल्पनिक लिखना है। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और क्या है इसमें, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे, तो किरण आरेख खींचा गया। और एक और इसमें था सवाल कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, तो फिगर देखकर आप बताइए बिंब से यह क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह 8 में जो है 2 क्वेश्चन जो है ए और बी बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में 10th के बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। लेकिन हम ए, बी और सी तीनों पर बात करेंगे, और आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, कलम भी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं तीनों का आंसर बोलने वाला हूं, आप उसको नोट कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, और लास्ट में है कि अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन रखा गया है ए, बी और सी में। अब कह रहा है कि तीनों क्वेश्चंस में जो आपको आंसर देना है वो आपको बतलाना है कि कौन सा दर्पण आप प्रयोग में ला रहे हैं, और ला रहे हैं दर्पण को प्रयोग में तो क्यों ला रहे हैं, इन तीनों का आंसर आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी कार का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, मोटर गाड़ियों का जो हेडलाइट जो होता है, आगे का जो लाइट जो होता है, जिसके सहारे रात में जो है कि या अंधकार होने पर उसको जला करके गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो आंसर जो होगा आपका ए में आंसर जो होगा वह होगा अवतल दर्पण। अब सवाल है कि इसका यूज क्यों कर रहे हैं, अवतल दर्पण का यूज क्यों कर रहे हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आंसर बतलाता हूं। क्योंकि अवतल दर्पण में जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो होता है क्या कि अवतल दर्पण के सामने यदि आप किसी वस्तु को फोकस पर रखिएगा तो होगा क्या कि यहाँ से जो निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें जो होती है वह पैरेलल हो जाती है, यानी कि समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से जब हेडलाइट में जब अवतल दर्पण होगा तो जो बल्ब जो होगा यदि उसको आप फोकस पर एडजस्ट कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वह क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि समानांतर हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि सामने की सभी वस्तुएं जो होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी और गाड़ी को चलाने में, मोटर कार को चलाने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर गाड़ियों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के रूप में करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों की हेडलाइट के रूप में क्यों करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब बल्ब को यानी कि विद्युत बल्ब को जब फोकस पर रखा जाता है तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वह दर्पण से टकराने के बाद सीधा समानांतर हो जाती हैं, जिसके कारण
सामने की और दूर दूर की सभी वस्तुएं जो होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किसी कार के अग्रदीप के रूप में करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन बी पर बात करते हैं। किसी वाहन का पार्श्व या फिर पश्च दृश्य दर्पण, कोई भी मोटर गाड़ी है और उसमें पीछे की वस्तु को देखना है तो आप किस दर्पण का प्रयोग कीजिएगा? तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे इसका आंसर सुनिए। तो मोटर गाड़ियों में जो बैकलाइट होता है, पीछे जो बैक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो मिरर का जो प्रयोग किया जाता है, जिसको आप साइड मिरर कहते हैं, गाड़ी में चालक के बगल में लगा हुआ रहता है, उसके अपोजिट लगा हुआ रहता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, वह उत्तल दर्पण होता है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा किसी भी स्थिति में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही साथ इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत करने का मतलब उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह जो होगा वह उठा हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा। तो क्या होगा कि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह बड़ा हो जाता है, क्योंकि उठा हुआ है तो दूर दूर तक या फिर साइड में भी जितनी भी वस्तु होंगी उसका इमेज इसमें कैच होगा। इसके कारण जो है उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आंसर को किस प्रकार से हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा छोटा, सीधा और विस्तृत प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण चालक को पीछे की मोटर गाड़ियों को देखने में आसानी होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पर बात करते हैं। सौर भट्टी। सौर भट्टी, सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखिए सौर भट्टी क्या है? सौर भट्टी का मतलब कि सूर्य का प्रकाश का जिसमें प्रयोग किया जाए और जो है कि हीट प्रोड्यूस किया जाए, गर्मी उत्पन्न किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सौर भट्टी कहेंगे। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, मतलब सूर्य से जो भी प्रकाश की किरण आ रहा है उसको क्या करेगा कि किसी एक पॉइंट पर अभिसरित कर देगा, संसरित कर देगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा गया है, क्योंकि यह आने वाली जो अनंत से प्रकाश की किरणें हैं उसको एक पॉइंट पर क्या करता है? अभिसरित कर देता है, यानी कि मिला देता है। तो अब बताइए कि सारे किरणों को एक पॉइंट पर मिला दिया गया, एक पॉइंट पर एडजस्ट कर दिया गया, तो जब सारे किरणें एक पॉइंट पर आएंगे तो वहां ऑटोमेटिक जो होगा वह हीट उत्पन्न होगा। अब किरणें अलग अलग है, परावर्तन के बाद सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फोकस हो जा रहे हैं, व्यवस्थित हो जा रहे हैं, जिसके कारण उस पॉइंट का हीट जो है, गर्मी जो है, वह उष्मा जो है वह बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं इसका आंसर इस प्रकार से दे सकता हूं कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, जिसके कारण उस बिंदु का टेम्परेचर यानी कि ताप जो है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। अब पेज नंबर 206 की बात करेंगे। अब 206 में आपके टोटल क्वेश्चन जो है 9 से लेकर के 17 तक है, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। आज हम लोग बात किए थे प्रारंभ में कि आज आपका वीडियो या प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगा, परंतु मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसका आंसर मैं 9 से लेकर 17 तक उस वीडियो में रख दूंगा, यानी एक और वीडियो आपका बढ़ गया। आज के लिए इतना ही। किसी कारणवश मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ क्लास को। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।